बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, हमने इकबाल को पढ़ा, हमने गालिब को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे खुदाए सुखन मीर तकी मीर को। खुदाए सुखन, मीर तकी मीर को खुदाए सुखन भी कहा जाता है, यानी सुखन का बानी, सुखन का बड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता मीर तकी मीर को खुदा कहा गया। खुदाए सुखन यानी सुखन का बड़ा, सुखन को ईजाद करने वाला, बनाने वाला। मीर तकी मीर, मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि मीर तकी मीर को क्या कहा जाता है। मैंने कहा था खुदाए सुखन। अच्छा जी, मीर तकी मीर कब पैदा हुए? 28 मई 1723 को पैदा हुए और उनकी डेथ हुई 22 सितंबर 1810 में। उनका असल नाम क्या था? मीर मोहम्मद तकी। उर्दू के अजीम शायर थे। मीर उनका तखल्लुस था। उर्दू शायरी में मीर तकी मीर का मकाम बहुत ऊंचा है। उन्हें नाकिदीन और शोराए मुताखिरीन ने, यानी कि आखिर वाले जो शोरा थे मीर तकी मीर से पहले के शोरा, उन्होंने खुदाए सुखन के खिताब से नवाजा। वो अपने ज़माने के एक मुनफरिद शायर थे। MCQs की तरह इन्हें रट्टा लगा लेना है। अपने डेट ऑफ बर्थ, डेथ डेट, मीर तकी मीर का असल नाम और उनका तखल्लुस और उनका खिताब। आपके मुतालिक उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा गालिब, यानी मीर तकी मीर के मुतालिक मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। मीर तकी मीर के हालात ज़िंदगी। मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए? आगरा में पैदा हुए थे। आगरा अकबराबाद में पैदा हुए थे और अकबराबाद के में पुरानी दिल्ली के महल्ला कुचा चिलम में पैदा हुए थे मीर तकी मीर। उनके वालिद का क्या नाम था? मोहम्मद अली था, लेकिन वो परहेजगार थे, इस वजह से उन्हें अली मुत्तकी कहा जाता था मीर तकी मीर के वालिद को। और दरवेश गोशा नशीं थे। मीर ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की थी? अपने वालिद के दोस्त सैयद अमानुल्लाह ख़ान से हासिल की थी, मगर मज़ीद तालीम से पहले जब मीर तकी मीर 9 बरस के थे तो सैयद अमानुल्लाह ख़ान की डेथ हो गई थी। कब डेथ हुई? जब मीर तकी मीर 9 साल के थे। इब्तदाई तालीम किससे हासिल की? सैयद अमानुल्लाह ख़ान से। सैयद अमानुल्लाह ख़ान कौन थे? मीर तकी मीर के वालिद थे। इस तरह से रट्टा लगाएं इस MCQs की तरह। टेस्ट के लिए मैं आप लोगों को डिटेल से इसलिए समझा देती हूँ क्योंकि टेस्ट में MCQs की तरह आप याद कर लें इन्हें, और इंटरव्यू के लिए आपको मुकम्मल डिटेल पता होनी चाहिए। मीर तकी मीर ने इब्तदाई तालीम वालिद के दोस्त सैयद अमानुल्लाह से हासिल की थी, मगर 9 साल के जब मीर तकी मीर हुए तो अमानुल्लाह साहब की डेथ हो गई थी। फिर उन्होंने मज़ीद तालीम अपने वालिद से हासिल करना शुरू की, लेकिन चंद माह बाद उनके वालिद की भी डेथ हो गई और वहीं से मीर तकी मीर के रंजो अलम का ज़माना शुरू हुआ था। मीर तकी मीर के सौतेले भाई का क्या नाम था? मोहम्मद हसन। उन्होंने मीर तकी मीर से अच्छा सलूक नहीं किया था, इस वजह से तलाश माश की फ़िक्र में मीर तकी मीर आगरा से दिल्ली गए और एक नवाब के यहाँ मुलाजिम हो गए, मगर जब नवाब मौसूफ एक जंग में मारे गए तो मीर तकी मीर दोबारा आगरा लौट आए, लेकिन गुज़र औकात की कोई सूरत ना बन सकी क्योंकि दिल्ली तबाह बर्बाद हो चुकी थी। नादिर शाह ने मीर तकी मीर पर हमले किए थे और दिल्ली पर हमला किया था और दिल्ली को लूट मार तबाह बर्बाद कर दिया था। बाकी जो रही सही कसर थी वो सूरज मिल जाट ने पूरी कर दी थी। दिल्ली का मुकम्मल ख़ात्मा हो चुका था, दिल्ली की रौनकों का। इस वजह से दिल्ली के जो शोरा थे, दिल्ली ज़ाहिर सी बात है, जब आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र, मुग़ल बादशाहों की डिटेल पढ़ाई है ना मैंने आप लोगों को पहले वाले सेशन में। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को जब रंगून कैद करके ले जाया गया था तो मुग़ल सल्तनत का दिल्ली में ख़ात्मा हो चुका था, और जब दिल्ली में मुग़ल सल्तनत का ख़ात्मा हुआ, दिल्ली उजड़ गई, दिल्ली शहर की रौनकें ख़त्म हो गई, तो वहाँ के शोरा जो कि कसीदे कहते थे बादशाहों के और उनसे इनाम व इकराम हासिल करके अपना खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनके हालात ख़राब होने लग गए। फिर मीर तकी मीर ने क्या किया कि वो लखनऊ चले गए तलाशी माश के सिलसिले में। उनके पास क्या था? हुनर, यही शायरी था। वो शेर व शायरी करते थे और नवाब से वजीफ़ा लेते थे। जब नवाब मारे गए दैन मीर तकी मीर ने क्या किया? वो लखनऊ चले गए। जब मीर तकी मीर लखनऊ गए थे तो
मीर तकी मीर कहते हैं कि मीर तकी मीर के पास किराया भी नहीं था जाने का, किसी बंदे ने तर्स करके किराया दे दिया था और एक ही सीट पे दोनों साथ बैठ गए थे, यानी मीर तकी मीर का किराया किसी और ने दिया था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो जिस बंदे ने किराया दिया था मीर तकी मीर का, उसने बातें शुरू कर दी मीर तकी मीर से, लेकिन मीर तकी मीर मुंह फेर के बैठ गए। जब दोबारा उस बंदे ने दोबारा कोई बात की तो मीर तकी मीर ने कहा, साहिब माना कि किराया आपने दिया है, लेकिन बातें करने का क्या मतलब। तो उन्होंने कहा, जनाब सफ़र का शुगल है, टाइम अच्छा गुजर जाएगा, फारिग बैठे हुए तो कोई बात शाती कर लेते हैं। तो मीर तकी मीर ने कहा कि आपका सफ़र का शुगल है, मेरी ज़ुबान ख़राब होती है। यानी इस तरह के मजाज, एक उखड़े उखड़े मजाज के मालिक थे मीर तकी मीर, जिसने किराया दिया उससे भी सीधे मुँह बात नहीं की थी। और जब मीर तकी मीर लखनऊ पहुँचे ही थे, रेलवे स्टेशन के पे उतरे तो उन्हें पता चला कि लखनऊ में फ़लाँ जगह मुशायरा हो रहा है। तो तरही मुशायरे हुआ करते थे, यानी कि मिसरा दे दिया जाता था और उस पे गज़ल लिखने को कहा जाता था। और उन्हें काफ़िए दिए गए थे, मार के, प्यार के, हार के, खुमार के, इस तरह के काफ़िए दिए गए थे कि इन पे आप लोगों ने सबने गज़ल लिख के आनी है। मीर तकी मीर ने अपनी गज़ल तैयार की फ़ौरन कि मैं भी मुशायरे में जाके पढ़ूँगा। लेकिन लखनऊ में उस वक्त, लखनऊ की दबस्तान लखनऊ से पहले की बात है, मीर तकी मीर नासिक के ज़माने से पहले की बात है। उस वक्त मतलब लखनऊ अपने उरूज पर थी, लखनऊ की रियासत, बाकी लोग थे, बड़े मॉडर्न टाइप लिबास, उस ज़माने के मॉडर्न टाइप जिस तरह के लिबास थे, मतलब माकपन वाली टोपियाँ और रंगीन लिबास, एक शान और वज़ा हुआ करती थी। लेकिन मीर तकी मीर का कोई ढंग का लिबास नहीं था, मैला कुचैला गरीब सा पुराना सा लिबास था। मुशायरे में जाके मीर तकी मीर बैठ गए, गज़ल तैयार कर चुके थे, लेकिन स्टेज सेक्रेटरी से उन्होंने एक पर्ची पे लिख के भेजा, रिक्वेस्ट की कि मैं अपनी गज़ल कहना चाहता हूँ। और जब स्टेज सेक्रेटरी ने मीर तकी मीर को देखा तो वो हंस पड़ा और मीर तकी मीर को धुतकार दिया कि चल बे चल, कौन है तू। उनका हुलिया देख के बार बार जब मीर तकी मीर ने रिक्वेस्ट की कि मैंने गज़ल कहनी है, तो वहाँ के लोग जो मुशायरे में शिरकत किए बैठे शरीक थे लोग, हाजिरीन, उन सब ने हंसना शुरू कर दिया मीर तकी मीर का हुलिया देख के। लेकिन बड़े इसरार के बाद मीर तकी मीर को जब इजाज़त मिली, सब बार बार मीर तकी मीर से कह रहे थे, जनाब शायर साहब कहाँ से आए हैं, तंज़िया अंदाज में कह रहे थे, क्या कहाँ से आए हैं और किधर के रहने वाले हैं, कौन से शायर हैं, तंज कर रहे थे, सब बार बार उनका हुलिया देख के पूछ रहे थे। धन मीर तकी मीर ने क्या किया था, फ़ौरन अपनी गज़ल में वहीं बैठ के, ताकि अगर इजाज़त मिल जाए और मैं जाकर अपनी गज़ल सुनाऊं तो इनके इन सवालात के जवाब भी दे सकूं। मुश्किल से बार बार इसरार करने पर जब मीर तकी मीर को गज़ल सुनाने की इजाज़त मिल गई तो वो स्टेज पर गए और उन्होंने जो गज़ल कही थी उसके चंद अशार मैं आप लोगों को सुनाए देती हूँ। मुझे बहुत पसंद आए थे। मैंने जब एमए किया था तब से मुझे याद है, 2019 में मैंने एमए किया था, मुझे तब से ये भूलते नहीं है, अशार बहुत पसंद आए थे मुझे। मीर तकी मीर ने कहा था स्टेज पे जाके, अपनी गज़ल जब सुनाई थी तो उस गज़ल के चंद अशार ये थे, क्या बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतज़िर ही जहाँ रोज़गार के, जिसको फलक ने लूट कर वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। फिर सबको पता चला कि मीर तकी मीर दिल्ली से आए हैं, इसलिए इनकी हालत ये दिल्ली की के उजड़ने की डिटेल तो सब जानते थे, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, एक सल्तनत लुट के तबाह हो चुकी थी। फिर लोगों ने मीर तकी मीर से माजरत की और पहला शायर था जो रातों रात लखनऊ में मशहूर हो गया था, आसिफुद्दौला जो कि लखनऊ का उस वक्त बादशाह था, उस तक जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने मीर तकी मीर को अपनी दरबारी शायर के तौर पे जगह दी और उनका 300 रुपये माहवार वजीफ़ा मुकर्रर किया था। लखनऊ के नवाब मीर तकी मीर को जिन्होंने दरबार से वाबस्ता किया था कौन थे? नवाब आसिफुद्दौला। और कितना वजीफ़ा मुकर्रर किया था? 300 रुपये माहवार।
वहाँ जाके मीर तकी मीर आराम से ज़िंदगी बसर करने लगे, लेकिन तुंद मिजाजी की वजह से किसी बात पर नाराज़ होकर दरबार से अलग हो गए। आखिरी 3 सालों में जवान बेटी और बीवी के इंतकाल के सदमात की वजह से उनकी ज़िंदगी दोबारा से सोगवार हो गई थी। मीर तकी मीर जब आसिफुद्दौला से रूठ के गए थे तो उन्होंने क्या किया था। आसिफुद्दौला मीर तकी मीर के बड़े फ़ैन थे। कुछ दिन गुजर गए तो आसिफुद्दौला ने पैगाम भेजा मीर तकी मीर को कि कभी मेरे लिए गज़ल लिख के आइए और सुनाइए। मीर तकी मीर ने एक गज़ल तैयार की और जब 2-3 दिन बाद पहुँचे तो आसिफुद्दौला ना इस पे तालाब के कोने पे खड़े थे और तालाब में अपनी छड़ी घुमा रहे थे मछलियों के साथ, जैसे कि बंदा खेल रहा होता है अय्याशी, इंजॉयमेंट। मीर तकी मीर गज़ल लेके गए तो उन्होंने कहा कि गज़ल लाए हैं। फिर एक बार पहले गए थे तो मीर तकी, मुझे अब याद नहीं आ रहा था सही से वाक़या, मीर तकी मीर एक बार पहले गए थे तो उन्होंने कहा हमारी गज़ल लाए हैं। मीर तकी मीर से कहा था तो मीर तकी मीर ने कहा कि मज़मून कोई जेब में नहीं लिए फिरता हूँ मैं, आपने इधर पैगाम भेजा और मैं लिख के अगले दिन आ जाऊँ। फिर जब कुछ दिन बाद मीर तकी मीर गज़ल, फिर नवाब साहब बेचारे ने कहा था कि अच्छा कोई बात नहीं मीर साहब, जब फुर्सत हो लिख लीजिएगा। कुछ अर्सा बाद मीर तकी मीर जब गज़ल लिख के गए तो नवाब आसिफुद्दौला तालाब पे ठहरे हुए थे किनारे। मीर तकी मीर ने गज़ल सुनाना शुरू कर दी। आसिफुद्दौला गज़ल सुनते जाते थे और पानी में छड़ी घुमाते जाते थे और सर धुनते जाते थे, जैसे शायरी सुन के बंदा इंजॉयमेंट में। तो मीर तकी मीर एक शेर सुनाते थे, फिर आसिफुद्दौला को देखने लग जाते थे, फिर दूसरा शेर सुनाते थे, फिर आसिफुद्दौला को देखने लग जाते थे। ऐसे 2-4 अशार सुनाने के बाद मीर तकी मीर खामोश हो गए। आसिफुद्दौला ने कहा कहिए मीर साहब आगे। तो आसिफुद्दौला ने कहा मैं गज़ल बाद में सुनाऊंगा, पहले आप मछलियों के साथ खेल लीजिए। नवाब बेचारे ने बस इतना कहा कि जो शेर होगा वो खुद ब खुद मुतवज्जे करेगा मुझे। बस मीर तकी मीर ने अपनी गज़ल का जो पेज उठाया हुआ था जहाँ से पढ़ पढ़ के सुना रहे थे उसे पॉकेट में डाला और चले गए नाराज़ होकर, और उसके बाद दोबारा नहीं गए। एक बार रास्ते में आसिफुद्दौला सवारी पे जा रहे थे, उनके साथ उनका लश्कर भी था, पता नहीं कहाँ जा रहे थे। तो मीर तकी मीर से मुलाकात हो गई रास्ते में और आसिफुद्दौला ने कहा कि मीर साहिब बड़े नाराज़ हो गए हैं, कभी हमारे यहाँ भी तशरीफ़ लाइए, काफ़ी अरसा हुआ मुलाकात नहीं हुई। तो मीर तकी मीर ने उनसे कहा कि अशराफिया का ये काम नहीं है कि वो रास्तों में बात करें, ये कोई बात करने की जगह है। यानी इस तरह के तलख मजाज के मालिक थे, जैसे आजकल हम कहते हैं खड़ूस, लेकिन मीर तकी मीर मेरे फेवरेट शायर हैं, मैं खड़ूस क्यों कहूँ। यानी उनकी तुंद मजाजी इस कदर थी। और मुझसे तो इंटरव्यू में मीर तकी मीर पे ही ज़्यादा डिस्कशन हुई थी। पसंदीदा शायर उन्होंने पूछा था तो मैंने मीर तकी मीर बताया था, बहुत ज़्यादा सवालात हुए थे मीर तकी मीर पर मुझसे। खैर आगे देखते हैं हम। लखनऊ में मीर तकी मीर की शायरी की धूम मच गई थी। उसके बाद वो किस तरह दरबार से दूर हो गए ये डिटेल से बता चुकी। 87 ईयर्स की उम्र में 1810 में उनकी डेथ हो गई और वो लखनऊ में उनकी कब्र बनाई गई थी। लेकिन आज बाद में उनकी कब्र की जगह पर रेलवे स्टेशन बना दिया गया था। लेकिन रेलवे स्टेशन के साथ एक बाग है जहाँ एक पत्थर रख के मीर तकी मीर का नाम लिख दिया गया था कि यहाँ मीर तकी मीर की कब्र हुआ करती थी। और वहाँ एक लकड़ी का तख्तनुमा बना के उसके ऊपर किताब भी लकड़ी की बना के जैसे नक्श होता है बना दी गई थी। उसे आहिस्ता आहिस्ता दीमक खा गई, लेकिन वो पत्थर आज भी उस बाग में मौजूद है जो मीर तकी मीर की कब्र की निशानी के तौर पे वहाँ रखा गया था। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास मीर तकी मीर की सवाने उम्री जो है वो ज़िक्र मीर के नाम से है उनकी आप बीती, जिसमें उनके बचपन से उनके लखनऊ के क़याम तक तमाम डिटेल मौजूद है। मीर तकी मीर अपनी ज़िंदगी के चंद अयाम मुग़ल सल्तनत दिल्ली में गुजारे। उस वक्त वो पुरानी दिल्ली में जिस जगह रहते थे उसे कूचा चिलम कहा जाता था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का एक तज़किरा है आबे हयात।
उसमें वो मीर तकी मीर के बारे में लिखते हैं कि मीर तकी मीर जब लखनऊ चले तो सारी ये बता चुकी, गाड़ी का किराया वगैरह ये सारा बता चुकी हूँ। आगे क्या बोदोबाश पूछो हो ये सारा भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और मछलियों का वाक़या नीचे आ रहा है, ये भी मैं बता चुकी ऑलरेडी। नेक्स्ट देखते हैं हम। आगे है, ये सारा बता चुकी हूँ। शोरा की नज़र में मीर तकी मीर। अच्छा, अगर सन हिजरी के हिसाब से मीर तकी मीर की डेथ डेट पूछी जाए तो वो है 1325 हिजरी में फौत हुए। नेक्स्ट है, शोरा की नज़र में मीर तकी मीर का क्या मकाम था? उनके अशार से ज़ाहिर है, एक दो सुना देती हूँ, बाकी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। मीर तकी मीर के बारे में गालिब का मशहूर शेर है, रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिख, आप बेबहरा है जो मोतक़दे मीर नहीं। अच्छा, गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिख, ये मिसरा गालिब का है, दूसरा मिसरा नासिख का है। आप बेबहरा है जो मोतक़दे मीर नहीं, यानी कि जो मीर की तकलीद नहीं करता उसे कुछ हासिल नहीं होता। और ऐसा शेर जिसमें किसी और शायर का मिसरा या शेर दिया हुआ हो, किसी नज़म में या किसी शेर में एक मिसरा या आधा मिसरा या एक शेर किसी दूसरे शायर का दिया हुआ हो, तो कहते हैं कि इस शेर में सन्नत तज़मीन का इस्तेमाल है, यानी एक शेर में एक मिसरा किसी दूसरे शायर का है। और जो मिसरा किसी दूसरे शायर का हो उसे इन्वर्टेड कामाज में लिखते हैं। उर्दू में इन्वर्टेड कामाज को वावैन कहते हैं, यानी स्टार्टिंग में भी इन्वर्टेड कामाज, दो कामा जो छोटे छोटे लगे हुए होते हैं, बुक्स पे आप लोगों ने देखा भी होगा, और एंड में भी इन्वर्टेड कामाज, ताकि पता चले ये किसी और का शेर है। निशानी के तौर पे उन्हें इन्वर्टेड कामाज में लिखा जाता है, और उर्दू में इन्वर्टेड कामाज को वावैन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बकौल मौलवी अब्दुल हक, उनका हर शेर यानी मीर तकी मीर का हर शेर एक आंसू है, क्योंकि उन्होंने अपनी शायरी में अपने दुख गम बयान किए हैं। मुझसे पूछा गया था कि मीर तकी मीर ने अपनी शायरी में किस टाइप की शायरी की है। मैंने कहा था उन्होंने दिल और दिल्ली का नौहा लिखा है, यानी मुख्तसर बताना होता है इंटरव्यू में। मैंने कहा था उन्होंने दिल और दिल्ली का नौहा लिखा है। मीर तकी मीर का हर शेर एक आंसू है और हर मिसरा खून की एक बूंद है। एक और जगह मौलवी अब्दुल हक लिखते हैं कि उन्होंने सोज़ के साथ जो नगमा छेड़ा है उसकी मिसाल दुनियाए उर्दू में नहीं मिलती। शम्सुर रहमान फ़ारूकी मीर तकी मीर के बारे में कहते हैं कि मीर तकी मीर का ज़्यादातर कलाम कैफियत और मानी आफरीनी का एक दिलकश गुलदस्ता है, जिसकी मिसाल किसी दूसरे शायर के यहाँ तलाश करना मुश्किल है। यहाँ तक कि गालिब का कलाम भी इस सनद से मुजर्रद है। ख्वाजा अहमद फ़ारूकी, जिसे मीर तकी मीर का सबसे बड़ा नकाद माना जाता है, ख्वाजा निसार अहमद फ़ारूकी इनका पूरा नाम है, ये कहते हैं इनके मीर की शायरी आह है और मिर्ज़ा की शायरी वाह है, यानी मिर्ज़ा गालिब की। और फ़िराक गोरखपुरी कहते हैं कि मीर के गम में ज़ख़म ही मरहम बन जाते हैं, यानी कि उनकी शायरी में दुख गम तो हैं लेकिन मायूसी पैदा नहीं करते। मीर तकी मीर को अक्सर कहा जाता है कनूती शायर, यानी मायूसी के शायर, लेकिन उनकी शायरी में मायूसी नहीं मिलती। मीर की खुद सराय, मीर तकी मीर के कुछ इंपॉर्टेंट अशार यहाँ मैंने दिए हुए हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में अक्सर अशार दे के पूछ लिया जाता है कि ये किसके अशार हैं। मीर तकी मीर के हालात, कैसे थे उनके हालात? पहले मैंने बताया कि वालिद की डेथ के बाद जब वो यतीम हुए, सौतेले भाई ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, फिर वो गए अपने खालू के पास, सौतेले खालू के पास, खान आरजू के पास गए, उनके पास रिहाइश और शेर व शायरी में इस्लाह लेने लगे। लेकिन उनके सौतेले भाई जो थे हसन, तो हसन के कहने पे, ग़ुलाम हसन के कहने पे, उनके सौतेले भाई खालू खान आरजू ने भी मीर तकी मीर से अच्छा सलूक ना किया और मतलब बददिल हो गए और उन्हें तंग करने लगे। फिर मीर तकी मीर वहाँ से भी वापस आ गए थे। गम व हुज़न, मीर का तस्वुर ज़िंदगी के बारे में बड़ा वाज़ेह कि उनकी ज़िंदगी के बारे में नुक्ता नज़र हुज़निया है, यानी
حزن کیا ہوتا ہے؟ ایسا غم، غم تو غم ہوتا ہے، چاہے وہ دکھ جیسا بھی ہو، عشق کا ہو، یتیمی کا ہو، روزگار کا ہو، کوئی بھی دکھ جو ہوتا ہے وہ غم ہوتا ہے۔ لیکن حزن سے مراد ایسا غم جو اپنے اندر غم کے ساتھ ساتھ تفکر اور تخلیقی صلاحیتیں بھی پیدا کرے۔ جیسے میر تقی میر نے اپنے غم کو شاعری تخلیقی ایک ہنر کے ذریعے بیان کیا، اسے کہتے ہیں حزن۔ ان کی شاعری میں تخلیقی عنصر بھی ہے اور غم بھی ہے، اس لیے کہتے ہیں غم و حزن ہے ان کی شاعری میں۔ اور انٹرویو میں اکثر اس طرح اگر آپ نے بول دیا کہ میر تقی میر کی شاعری میں غم و حزن ہے تو فوراً وہ پوچھیں گے حزن سے کیا مراد ہے، نچوڑ نکالتے ہیں وہاں ہر چیز کا۔ اردو میں 3 شاعر مشہور ہیں قنوتی شاعری کے حوالے سے، میر تقی میر، فانی بدیوانی اور ناصر کاظمی۔ لیکن میر تقی میر کی شاعری کو اگر ڈیپلی پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی شاعری قنوتیت پیدا نہیں کرتی، مایوس نہیں کرتی، بلکہ جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ نیکسٹ ہے میر کا تصور غم، تخیلی اور فکری ہے، یہ قنوتیت پیدا نہیں کرتا، جو کچھ بتا رہی تھی وہی آگے آ گیا۔ نیکسٹ ہے میر کی درد مندی۔ میر تقی میر کی شاعری میں ہمیں اکثر جگہوں پہ درد مندی بھی ملتی ہے، یعنی احساس دوسروں کا۔ بے شک ان کا رویہ تلخ تھا لیکن درد مندی ان کی شاعری میں کوٹ کوٹ کے پائی جاتی ہے، بھرپور ہے۔ اپنے سے زیادہ درد مندی انہیں مطلب ان کی شاعری میں بیان ہوتی ہے، وہ خود سے زیادہ ہمدردی کرتے ہیں، خود کی درد مندی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ درد مندی کے محرکات کیا ہیں؟ میر کا دور شدید ابتری کا دور تھا، زندگی کے مختلف دائروں کی اقدار کی بے آبروئی ہو رہی تھی، انسان کی خون ارزانی یعنی خون سستا ہو گیا تھا، دنیا کی بے ثباتی اور ہمہ گیر انسانی تباہی نے انسانوں کو بے حد متاثر کر دیا تھا۔ میر ایسی تباہی کے محض تماشائی نہ تھے بلکہ وہ خود اس تباہ حال معاشرے کے ایک رکن تھے، آنکھوں سے انہوں نے سب کچھ دیکھا تھا اور ان پہ خود پہ بیت چکی تھی۔ اس لیے میر تقی میر کی غمگین شاعری جذبات سے بھری ہوئی ہے۔ مجھ سے پوچھا تھا انٹرویو میں چیئرمین نے کہ آپ کو میر تقی میر کیوں پسند ہے؟ میں نے کہا تھا کہ ان کی شاعری اس لیے جذبات سے بھری ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے جو کچھ لکھا وہ ان پہ خود پہ بیت چکا تھا۔ بلند حوصلہ، وہی بات جو بتا چکی ہوں گے، ان کی شاعری ہمیں بلند حوصلہ دیتی ہے، قنوتیت پیدا نہیں کرتی۔ خوش رہا جب تلک جیتا، میر معلوم ہے قلندر تھا۔ آگے ہے ہمارے پاس دنیا کی بے ثباتی پر انہوں نے اشعار کہے تھے کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی۔ دنیا کی بے ثباتی کا یہی مطلب ہے کہ یہ فانی دنیا ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کو ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ آئی ہوپ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ مزید کچھ امپورٹنٹ سوالات آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ ابھی تو صرف میر تقی میر کا تعارف ہی بتایا ہے میں نے، وہ بھی تھوڑا سا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔